give H positive ion in aqueous solution. Acids क्या होते हैं? They are the substances that give H positive ions in aqueous solution. Similarly carboxylic acid, क्योंकि इसके साथ एसिड लगा हुआ है ना, तो ये भी जो है वो H positive ion in aqueous solution देगा. फर्क क्या है कि जो हम लोगों ने एसिड पढ़े थे ना, वो जैसे हमारे पास HCl था, H2SO4 था, नाइट्रिक एसिड था, HNO3, इनको पानी में डालते हैं तो हमें पता है कि H पॉजिटिव आयन लिबरेट होगा, डिसोसिएट होगा, H पॉजिटिव आयन मिलेगा. और इसके साथ में जो भी इसका एनाइन है, HCl में Cl नेगेटिव मिलेगा, H2SO4 में SO4 नेगेटिव मिलेगा. तो ये वाले एसिड्स को ना हम लोग कहते हैं कि दीज आर मिनरल एसिड्स. अच्छा, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड्स पढ़ रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, उनको हम ऑर्गेनिक एसिड्स भी कहते हैं. ठीक है, दीज आर आल्सो नोन एज ऑर्गेनिक एसिड्स. अच्छा, अब स्टार्ट कहाँ से होंगे? देखो, पहला हमारे पास n इज इक्वल टू 1, वही वाली सारी कहानी ऑर्गेनिक की. कार्बन एक होगा इसमें, ठीक है. जब एक कार्बन होता है तो हम क्या लेते हैं? मीथ. ठीक है. अब सारे नाम ना जो एल्केन था ना वहां से बने थे, जैसे मीथेन था, ठीक है. इसी तरह n इज इक्वल टू 2 जो था हमारे पास, वो इथेन था एल्केन में. अब इसका मैं एसिड के नाम बना दूंगा. n इज इक्वल टू 3 में हमारे पास प्रोपेन था, प्रोप मतलब 3. n इज इक्वल टू 4 में हमारे पास ब्यूटेन था, ब्यूट मतलब 4. और n इज इक्वल टू 5 कार्बन वाला हमारे पास क्या होता है? पेंटेन. ठीक है, मतलब 5. अब इसके अंदर देखो, E जो है ना आखिर में, सब में हटा दो. और उसकी जगह पे आप लोग ओइक लगा दो. जैसे मिथेन है तो ओइक यहाँ पे लगा दो, मिथेनोइक, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, पेंटानोइक, OIC लगा दिया. अच्छा, और इसके आगे फिर एसिड लिख दो. मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड. अच्छा, फिर इनके स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे? सबसे पहले तो इनका फॉर्मूला. अब इसका जो जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला जो कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, वो होता है CnH2n+1. अल्कोहल का भी कल यहाँ तक पढ़ा था. अल्कोहल में आपने OH लगा दिया था. यहाँ पे आप OH नहीं लगाओगे बल्कि COOH लगाओगे. क्या लगाओगे? COOH. इसको प्यार से लोग कू भी कहते हैं, कू लगा दो. COOH. मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, सबके साथ COOH आ जाएगा, जिसको कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप कहते हैं. देखो, अल्कोहल में हम लोगों ने इसको क्या बोला था? हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप. जो OH हम लगा रहे थे कल, तो इसको हम कह रहे थे दिस इज माय हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप. सही है. और जो COOH लगाया है, इसको हम कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप कहेंगे. ये पहचान है कि जिसमें ये COOH कू होगा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप. ठीक हो गया. अब इनके स्ट्रक्चर्स बनाने हैं. तो अब इनके स्ट्रक्चर्स जो है ना, थोड़ा सा मैं क्या कहते हैं, दूसरी उस पर आ जाते हैं, साफ सुथरा काम हो जाए ताकि. सही है. जनरल फॉर्मूला क्या है इनका? CnH2n+1 COOH. अब देखो, इसमें एक चीज का ख्याल रखना है. अभी तक आपने जितने जनरल फॉर्मूला पढ़े, कार्बन जो है वो एक ही जगह पे था. यहाँ पे कार्बन जो है ना दो जगह पे है. एक तो यहाँ पे है C, और एक यहाँ पे भी है. तो आप जो है, अगर आपको एसिड बनाना है तो COOH तो हर हाल में होना ही चाहिए. ये नहीं है तो मतलब वो कार्बोक्सिलिक एसिड है ही नहीं. तो यहाँ पे कार्बन लगाने के बाद, अब कू लिखने के बाद, COOH लिखने के बाद, अब जितने कार्बन बचेंगे ना, फिर वो N की जगह पे ले आके लिखोगे. अब मिथेनोइक एसिड में होता ही एक है. अब आपने एक यहाँ पे लग दिया तो कार्बन यहाँ कितने बचे? 0. तो N की जगह पे आप 0 रखोगे तो कार्बन तो 0 हो गया. और यहाँ पे N की जगह पे 0 रखोगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2 0 0 + 1 is 1. तो हाइड्रोजन क्या बचा? 1. तो 1 हाइड्रोजन आप ऐसे लिख दोगे. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मिथेनोइक एसिड. व्हाट अबाउट इथेनोइक एसिड? आपने कू तो लिखना है,
COOH तो लिखना है। अब 2 कार्बन थे, एक आपने लिख दिया, एक बचा, तो यहाँ पे N इज इक्वल टू आप 1 डालोगे, जनरल फॉर्मूला में N की जगह पे आप 1 डालोगे तो क्या हो जाएगा C, और हाइड्रोजन में N की जगह पे 1 डालोगे तो 2 1 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 इज 3, तो ये क्या हो जाएगा CH3। देखो मुर्तुजा, कार्बन टोटल कितने हैं पहले वाले में? मीथ में 1 होता है, आपने COOH तो लिखना है हर हाल में, क्योंकि आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हो, इसके बगैर तो बनेगा ही नहीं कार्बोक्सिलिक एसिड। COOH आपको चाहिए चाहिए। अच्छा, जब आपने एक कार्बन ऑलरेडी लिख दिया है यहाँ पे, तो एक मॉलिक्यूल में मिथेनोइक एसिड के मॉलिक्यूल में मीथ का मतलब एक कार्बन है, एक तो लिख दिया आपने, तो बाकी तो आपके पास N क्या रह गया? 0 रह गया, एक तो आपने ऑलरेडी लिख दिया, तो N की जगह पे इसलिए हम 0 डालना है। इसी तरह इथेनोइक एसिड में आपने जब कू लिख दिया तो C तो आपने एक लिख दिया, अब 2 में से एक लिख दिया, एक बचा ना, तो N की जगह पे फिर आप 1 डालोगे, तो फिर इसमें हमने इथेनोइक एसिड बनाने के लिए हमने N की जगह पे 1 रखा, क्योंकि एक तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है COOH के साथ, और 2 में से एक बचा, तो N की जगह पे मैं 1 डालूंगा, तो मैं 1 डालूंगा तो C1 हो जाएगा, और हाइड्रोजन वाले N में N की जगह पे 1 डालूंगा तो 2 1 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, तो H3। सही है मुर्तुजा? अब आ जाओ प्रोपेनोइक एसिड पे, तो एसिड लिख रहे हो तो आपने हर हाल में जो है वो COOH तो लिखना है, सही है। अब 3 में से एक कार्बन आपने लिख दिया, बचे कितने? 2, तो 2 कार्बन फिर आपने यहाँ पे N2 डालना है और यहाँ भी N2 डालना है, तो ये क्या हो जाएगा C2, और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 2 to the 4 प्लस 1 इज 5, C2H5। इसी तरह ब्यूटेनिक एसिड बनाओगे तो COOH, एक कार्बन आपने लिख दिया 4 में से, N की जगह पे 3 डालोगे तो हो जाएगा C3H7, 2 3 6 प्लस 1 7। पेंटानोइक एसिड अगर बनाना है तो एक आपने कार्बन लिख दिया, 5 में से अब बचे कितने? 4, 2 4 8 9, C4H9। समझ आया? अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे ऑक्टेनोइक एसिड बना दो, N इज इक्वल टू 8, टोटल कार्बन कितने होने चाहिए? 8। अब आप एसिड बना रहे हो तो COOH तो आप लिख दोगे, तो कार्बन कितने बचे? 7, कार्बन की जगह आप 7 लिखोगे, और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 2 7 to the 14 प्लस 1 is 15, C7H15 COOH। तो that's how you will make the formula for carboxylic acids। ठीक है, ये तो इनके हो गया फॉर्मूला मेकिंग। अच्छा, अगर कल वाली क्लास रिकॉल करो तो जब हमने अल्कोहल बनाए, तो अल्कोहल के साथ मैंने बोला कि जब मैंने उसका स्ट्रक्चर बनाया, मैंने बोला इथेनॉल है अगर, तो हमने कहा इथेनॉल में OH आता है, क्योंकि इसका जनरल फॉर्मूला आता है CnH2n प्लस 1 OH। अब अगर इथेनॉल है तो इसमें 2 कार्बन होते हैं, 2 to the 4 5 OH, तो मैंने 5 हाइड्रोजन लगाया इसके साथ, ये मेरे पास इथेनॉल का स्ट्रक्चर बन गया। मैंने कहा कि ये जो OH है ना, ये हाइड्रोक्साइड वाला OH नहीं है, बल्कि ये जो है इसका भी कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है इस तरह से, इसको खोल के दिखाऊं ना तो ये ऐसे बनता है, सही है। तो इसी तरह जो OH है वो आपस में कोवलेंट बॉन्ड है, इसी तरह ये जो COOH है ना, कू, ये पता है किस तरह से बॉन्डिंग कर रही होती है इसने, कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता है ये भी, और ये देखो ये इस तरह से बना होगा COOH, कि एक कार्बन है, COOH को बता रहा हूँ, उसके ऊपर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना हुआ है, फिर एक और ऑक्सीजन और OH ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। अगेन इन दो OH के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन हम लोग को साथ मिला के लिख रहे हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का। अगर किसी मॉलिक्यूल में ये COOH है ना, तो आप उसको देख के पहचान जाओगे, बोलोगे कि दिस इज एसिड। कौन सा एसिड है? तो आपने उसमें दिखने के कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, इसमें एक कार्बन एटम है, यहाँ पे एक H लगा हुआ है, तो यहाँ पे मैं H लगा दूंगा। देखो कार्बन की 4 वैलेंसी हो गई, 1 2 3 4, मतलब कार्बन स्टेबल है, एक कार्बन है, और COOH का यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, तो ये कौन सा एसिड हो जाएगा? मिथेनोइक एसिड। मूविंग ऑन, इथेनोइक एसिड अगर बनाना है तो अगेन COOH, तो ये तो एंड पे बनेगा, और कितने कार्बन है टोटल? 2, एक तो COOH के साथ आ गया और एक यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, मतलब एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, इथेनोइक एसिड। फिर प्रोपेनोइक एसिड COOH तो होगा, बाकी 2 कार्बन और हैं,
टोटल 3 कार्बन, और इन सब के साथ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अच्छा, ये कार्बन जो है इसके 4 बॉन्ड बन गए, नीचे हाइड्रोजन नहीं लगा देना, ये नहीं लगेगा क्योंकि ऑलरेडी 4 बॉन्ड बने हुए हैं, 1 2 3 4। तो ये जो नीचे मैंने लगाया है ये नहीं लगेगा। ब्यूटेनोइक एसिड कितने कार्बन है? 4, लेकिन COOH पहले लिखोगे तभी तो एसिड कहलाएगा। तो पहले आप C डबल बॉन्ड OH, ये कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप 2 बनाओगे, बाकी 3 कार्बन इसके साथ यूं बना देना, और इन सब पे अपने अपने हाइड्रोजन जैसे एल्केन में लगाते थे वैसे हाइड्रोजन लग जाएंगे। सही है। पेंटानोइक एसिड अगेन COOH, और फिर 1 2 3 4, और टोटल कितने हो जाएंगे? 5। समझ आई बात? तो ये हमारे पास जो है वो एसिड्स हैं और उनके स्ट्रक्चर्स हैं। एसिड भी एक होमोलोगस सीरीज फॉलो करते हैं। अच्छा, अब इनको एसिड क्यों कह रहे हैं ये भी हमें एक बात पढ़नी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले ना हम एसिड इनको क्यों कह रहे हैं, अब क्या ये हमें H पॉजिटिव आइन दे रहे हैं तो कैसे दे रहे हैं, क्या चक्कर क्या है इनका, वो सब हमें देखना पड़ेगा। वैसे अगर आप देखो तो इसमें OH है, तो आप बोलोगे कि ये तो OH है, एल्कली होना चाहिए, नहीं, लेकिन जब ये पानी में डिजोल्व होगा ना तो इसमें से OH नहीं निकलेगा, सिर्फ यहाँ से H निकल जाएगा, इसलिए ये एसिड होते हैं। अभी देखते हैं इनको एसिड क्यों कहते हैं। फिलहाल हम इसमें आइसोमेरिज्म देख लेते हैं कि ये आइसोमेरिज्म होगी या नहीं होगी इनकी। Isomerism in carboxylic acids. अच्छा जी, अभी अल्कोहल में कल हम लोगों ने आइसोमेरिज्म जब स्टार्ट किया था तो मैंने बोला था प्रोपेनॉल अगर है तो वो ये था। मैंने कहा कि एक आइसोमर बनाने का जो तरीका ये होता है कि हम चेन जो है वो छोटी बड़ी कर लेते हैं, जैसे ब्यूटेन में किया था। लेकिन अल्कोहल में एक आइसोमेरिज्म बनाने का तरीका ये होता है कि मैं फंक्शनल ग्रुप जो OH है वो फर्स्ट कार्बन पे, तो मैंने सेकंड कार्बन पे लगा दिया, तो ये एक आइसोमर बन गया है इसका। तो ये आइसोमेरिज्म पॉसिबल है ना इसमें। तो हमने क्या किया, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज की है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म, और जिसमें चेन छोटी बड़ी करते हैं उसको चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड में पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल मेरे पास जैसे ये है COOH और CH, बल्कि नहीं, पहले मिथेनोइक एसिड है, तो मिथेनोइक एसिड का तो कोई आइसोमर नहीं बन सकता। अच्छा, मेरे पास इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड में 2 कार्बन होते हैं, इसका भी कोई आइसोमर नहीं बन सकता। अच्छा, प्रोपेनोइक एसिड अगर मेरे पास है तो इसमें 3 कार्बन है, 1 2 एंड 3। अच्छा देखो, जो कार्बोक्सिलिक जो हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है वो पहले कार्बन पे था तो दूसरे कार्बन पे मिडिल पे भी आके लग गया, लेकिन ये जो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है ना ये कभी भी बीच वाले कार्बन पे नहीं लग सकता, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर आगे कार्बन कार्बन चेन ही कंटिन्यू नहीं होगी। अगर मैं उसको बोलूं कि मैं सेकंड वाले कार्बन पे जो है वो COO बना दूंगा, तो आप या तो इसके लेफ्ट साइड पे OH लगाओगे या राइट साइड पे OH लगाओगे। अब जहां भी इसके OH लगाओगे, आप चलो नीचे लगा दो, तो इसके आगे चेन कंटिन्यू नहीं हो सकती, ये यूं, या ये लेफ्ट पे ये यूं नहीं बन सकता, ये बन ही नहीं सकता क्योंकि पे 5 बॉन्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने या तो राइट पे कार्बन लगाना है या लेफ्ट पे लगाना है, किसी एक जगह पे लगा सकते हो, दोनों जगह पे नहीं लगा सकते। तो इसको जो है फिर लिखने का, आप इसको यूं करके क्यों लिख रहे हो, फिर आप इसको यूं करके लिख दो तो एक ही बात है ना, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। तो ये जो कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना इसको हम कहते हैं टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। ये एंड पे ही लगेगा चेन के, कभी भी चेन के बीच में नहीं लग सकता, दिस इज टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। ये पहली तरह का हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, that always is written at the end of a carbon hydrogen chain, that always is written
at the end of a hydrocarbon chain। सही है, बीच में कभी भी ये नहीं आ सकता। तो मैं इसके अंदर क्या फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कर सकता हूँ, मतलब फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज करके नहीं कर सकता। क्यों? उसका रीजन ये है कि अगर मेरे पास एक स्ट्रेट चेन दी हुई है, ये है, मैं कह रहा हूँ कि मेरा पेंटानोइक एसिड है और यहाँ पे ये लगा हुआ है और बाकी सारी जगह पे हाइड्रोजन है, ठीक है। मैंने कहा कि मैं ये नंबरिंग दूं तो ये 1 2 3 4 5, मैं कह रहा हूँ कि मैं पोजीशन चेंज कर देता हूँ कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप की, तो मैं बीच वाले किसी कार्बन पे तो लगा नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो इस पे 1 पे लगाऊंगा या 5 पे लगाऊंगा, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर मैं 5 पे लगा दूंगा और मैं बोलूंगा कि आइसोमर बन गया, नहीं, दिस इज नॉट एन आइसोमर, ये तो आपने पलट के रख दिया, इसको पलटो दोबारा यही बन जाएगा नीचे वाला, तो ये आइसोमर थोड़ी हुआ। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट ही नहीं हुआ, आप उसको पलट के रखो, इस नीचे वाले को घुमा के रखो तो ऊपर वाला बन जाएगा। समझ रहे हो बात? तो दिस इज नॉट एन आइसोमर। हाँ, लेकिन मैं फंक्शनल ग्रुप यानी पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं कर सकता। हम लोग पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं कर सकते। पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या है कि मैं फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन आगे पीछे करके आइसोमेरिज्म कर दूं, नॉट पॉसिबल, ठीक है। हाँ, लेकिन मैं चेन आइसोमेरिज्म तो कर सकता हूँ ना। चेन आइसोमेरिज्म क्या है कि अब ये इतनी लंबी चेन है, ये देखो, इसको जो है मैं क्या करूं, 1 2, ये बेशक कार्बोक्सिलिक एसिड टर्मिनल पे लगा हुआ है यहाँ पे, 2 3, अब मैं ये वाला कार्बन उठा के यहाँ लगा दूं, मतलब अगर इनको मैं नंबरिंग दूं तो 1 2 3 4 5, मैं फिफ्थ कार्बन उठा के थर्ड कार्बन पे अगर लगा दूं तो ये जो है मेरे पास क्या बन जाएगा, चेन आइसोमेरिज्म। मैं ये कर लूंगा 1 2 3 4 5, सही है। CH3 CH3 CH2 CH। अब अक्सर जो है ना स्ट्रक्चर फॉर्मूला जब बनाते हैं ना तो उसको बॉन्ड दिखाने के बजाय हम इस तरह से हाइड्रोजन को 3 3 इस तरह से करके भी लिख सकते हैं। इसी तरह जो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है ना वो आपको यूं भी लिखा हुआ मिलेगा, COOH, मैं यूं लिख रहा हूँ ना, तो एक कभी कभार यूं भी लिखा हुआ मिलेगा, COO और H, O और H के बॉन्ड अलग अलग आपको दिखा देगा। तो ये कुछ इसकी वेरिएशंस है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे और ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है। तो ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में आइसोमेरिज्म इतना आता नहीं है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन आगे पीछे नहीं हो रही होती है इसका आइसोमर बनाने के लिए। चेन आइसोमेरिज्म जो एल्केन में कर रहे हो वैसे ही आप इसमें कर रहे होते हो। कोई क्वेश्चन है किसी का यहाँ तक? कोई क्वेश्चन है किसी का यहाँ तक, कुछ पूछना है? अली, तंजील, हसन, मुर्तजा, रिदा। अच्छा अच्छा, व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिड्स, ठीक है। व्हाई एनी सब्सटेंस इज एसिड, जैसे H2SO4 है, व्हाई इट इज एन एसिड, बिकॉज व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर, when it is dissolved in water it gives H positive ion na, H positive or SO4 2 negative, that's why it is an acid. Similarly अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे इथेनोइक एसिड है CH3COOH, when dissolved in water it gives CH3COO negative and H positive, it also give H positive ion। तो ये जो हमारे पास CH3COOH है, ये चीज, ठीक है, इसमें से ये जो H पॉजिटिव है ये लिबरेट हो जाता है, ये निकल जाता है, ठीक है। बाकी ये हमारे पास ये था, और हमें क्या मिलता है, CO नेगेटिव रह जाता है यहाँ पे, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ना वो अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता है, तो इसलिए नेगेटिव चार्ज आ जाता है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो जाता है।
और H पॉजिटिव आइन ऐसे लिबरेट हो जाता है। क्योंकि हमें ये H पॉजिटिव आइन मिल रहा है तो इसको हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास एसिड है। H पॉजिटिव आइन दे रहे हैं ना, तो इट मस्ट बी एन एसिड। अच्छा, दूसरी बात ये कि हमारे पास ये जो सिंबल बन रहा है ना, ये जो देख रहे हो डिफरेंट चीज बनाई है मैंने, ये भी हम पढ़ेंगे। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या मतलब है कि ये रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाएगा और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट की तरफ भी जाएगा। हमेशा रिएक्शन जो हमने पढ़े हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। अगर मैं ये वाला सिंबल बनाता हूँ, दैट्स एन इरिवर्सिबल रिएक्शन। यार एक मिनट जरा मुझे दोगे, कौन है तुम? तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि हमारे पास जो रिएक्शन आज तक हम लोगों ने पढ़े ना, वो इरिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल मतलब एक बार रिएक्शन आगे चला गया तो चला गया, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो डेट्स इट, प्रोडक्ट कभी भी वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन ये जो रिएक्शन है ना, इथेनोइक एसिड को मैं पानी में डाल रहा हूँ, तो हमारे पास जो H पॉजिटिव आइन आ रहा है ना, ये रिएक्शन आगे भी जाता है और पीछे भी जाता है, इसलिए इस रिएक्शन को हम रिवर्सिबल कहते हैं। ये ऐसा हो सकता है कि जो प्रोडक्ट बना है वो वापस रिएक्टेंट बन जाए, ऐसे रिएक्शंस को हम रिवर्सिबल कहते हैं। अब हमने एसिड एंड बेसिस में देखा था कि अगर जितना ज्यादा H पॉजिटिव आइन निकलेगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगर फॉर एग्जांपल मैंने H2SO4 के जो है वो 1000 मॉलिक्यूल्स डाले हैं, तो 1000 मॉलिक्यूल्स में से हमारे पास अब ये 1:2 के रेशियो में आ रहा है ना, 2000 H पॉजिटिव आइन आ गए, सारे के सारे लिबरेट हो गए। इसका मतलब ये है, मतलब 1000 मैंने H2SO4 डाले और 1000 के 1000 H2SO4 डिसोसिएट हो गए, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अच्छा, जो वीक एसिड होता है वो क्या होता है, मैंने इसके फॉर एग्जांपल इथेनोइक एसिड के भी 1000 मॉलिक्यूल डाले, तो 1000 मॉलिक्यूल में से सिर्फ जो है वो आगे 20 मॉलिक्यूल लिबरेट हुए, डिसोसिएट हुए, बाकी जो है वो ऐसे की ऐसे इंटैक्ट फॉर्म में H पॉजिटिव आयन बाकी देने के लिए तैयार ही नहीं है अपना, सिर्फ 20 मॉलिक्यूल ने अपना H पॉजिटिव आयन दिया। तो ऐसे एसिड्स जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, दे आर वीक एसिड्स, क्योंकि वो कम H पॉजिटिव आयन दे रहा होता है, 1000 मॉलिक्यूल में से सिर्फ 20 दे रहे हैं। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, जो कि मिनरल एसिड्स होते हैं, वो 1000 मॉलिक्यूल डाले तो 1000 में से जो है वो 999 तो दे ही देंगे। दीज आर नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ज्यादा H पॉजिटिव आयन मतलब ज्यादा एसिडिटी, ज्यादा पावरफुल एसिड। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उनका रिएक्शन इरिवर्सिबल होता है, मतलब सिंगल एरो से बनेगा, हो गया तो हो गया। जो वीक एसिड होता है उनका रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, मतलब आगे भी जा सकते हैं फिर वापस पीछे। अब इन 20 में से भी जिन्होंने दिए हैं ना, उसके बाद इनका थोड़ा माइंड चेंज हो जाता है, वो वापस ले लेते हैं। 20 में से भी 5 वापस आ गए तो 15 ही यहाँ पे मिले, इसलिए ये वीक एसिड होते हैं। अब वीक एसिड्स ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड देखो इतना फर्क पड़ जाता है, जो H2SO4 जो है वो आपकी स्किन पे टच होगा, स्किन जल जाएगी। लेकिन जो इथेनोइक एसिड है ये फिर हमारे पास, ये हम खा लेते हैं, ये लेमन में होता है, ठीक है। जो हमारा टिंजी टेस्ट होता है लेमन का, वो क्या है, वो सिट्रिक एसिड है। सिट्रिक एसिड कह दो या इसको एसिटिक एसिड कह दो, और उसका फॉर्मूला क्या है, इथेनोइक एसिड। उसको हम सिट्रिक एसिड कहते हैं ना, सिट्रस फ्रूट्स का, ऑरेंजेस और लेमन में जो होता है, सिट्रिक एसिड कहते हैं उसको, या उसको एसिटिक एसिड भी कहते हैं। और वो बेसिकली क्या फॉर्मूला क्या होता है उसका, वो ये होता है CH3COOH, मतलब बेसिकली वो इथेनोइक एसिड होता है। विनेगर, विनेगर इज एथेनोइक एसिड। कल देखा था ना हमने, हमारा वो जो अल्कोहल इथेनॉल को अगर हम ऑक्सीडेशन हवा में रख दें, तो बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन एयर एंड बैक्टीरिया इट कन्वर्ट्स इनटू इथेनोइक एसिड, विनेगर बन जाता है। सही है, यहाँ तक बात समझ आई कि why carboxylic acid are also acids, because they give H positive ion but they are weak acids। तो you should know कि carboxylic acid are weak acid, और उसका रीजन क्या है, carboxylic acids are weak acid because they dissociate incompletely।
इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होती है इनकी, पार्शियल डिसोसिएशन होती है। इनकम्प्लीट का वर्ड यूज कर लो या पार्शियल का वर्ड यूज कर लो, दे डिसोसिएट पार्शियली या इनकम्प्लीटली, दैट्स व्हाई दे आर वीक एसिड। एंड ऑन द अदर हैंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या आते हैं हमारे पास, दैट डिसोसिएट्स कंप्लीटली। ये डेफिनेशन हमने एसिड एंड एल्कलीज में लिख ली थी वाले चैप्टर में, एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, और स्ट्रॉन्ग एल्कली और वीक एल्कली, सेम डेफिनेशन थी कि weak acids are those acid that dissociates incompletely, strong acids are those acid that dissociates completely। ठीक है, completely या इनकम्प्लीटली की जगह partially भी लिखते हैं। तो ये डेफिनेशन हमने वहाँ लिखी हुई है आपके पास, तो आप वहां से देख सकते हो और आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, कोई सवाल किसी का यहाँ तक? रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अब जब वो क्या कहते हैं, अब अगर वो एसिड है तो वो एसिड की तरह रिएक्ट भी करेगा ना, जैसे जैसे एसिड रिएक्ट करते हैं वैसे वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड भी रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो जो हमारे पास पहला रिएक्शन है ना इसका, वो वाला रिएक्शन है जो हम लोगों ने एसिड जो पढ़ा था, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल, एसिड रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी यही रिएक्शन करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड भी रिएक्ट करेगा ऐसे ही। सही है। अब पहले मैं एक जगह पे आपको इसमें एग्जांपल दूंगा मिनरल एसिड की, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है। जैसे HCl है, HCl मेटल के साथ रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम के साथ, तो क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। एसिड का ये जो H था ना, ये हटेगा, इसकी जगह मैग्नीशियम लग जाएगा। फॉर्मूला बनाना आप लोगों को आता है कि मैग्नीशियम जो है वो +2 है, क्लोरीन जो है वो -1 है, तो MgCl2 इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा, अभी मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराना है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो मैं ले रहा हूँ एज एन एग्जांपल, वो मैं ले रहा हूँ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड क्या होता है, CH3COOH। देखो जो ये वाला H है ना, ये बेसिकली निकलेगा टू गिव एसिडिटी, और इसको मैं रिएक्ट करा रहा हूँ, इसको भी मैं पहले सोडियम के साथ रिएक्ट कराते हैं। चलो, तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी, एक प्रोडक्ट तो हाइड्रोजन गैस है। सॉल्ट कैसे इसका बनाओगे, देखो इस पूरे एसिड में से आपने H निकाल दिया, तो क्या रह जाएगा, CH3COO, और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव साइन, और इसके साथ सोडियम आके लग जाएगा। यहाँ भी यही हुआ था ना, HCl में से हमारे पास Cl के साथ से H जो था वो निकल गया, तो Cl नेगेटिव रह गया था, और मैग्नीशियम आके लग गया, और जब मैग्नीशियम आएगा तो वो 2 पॉजिटिव है। इसका फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखेंगे, MgCl2। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला कैसे लिखोगे, सोडियम +1 है, और ये जो चीज बनी है ना CH3COO नेगेटिव, इसको हम इथेनोएट आइन कहते हैं। ये आइन बना है ना, नेगेटिव आइन, इसको हम कहते हैं इथेनोएट, इथेनोइक एसिड से बना है, इसलिए हम इसको कहेंगे इथेनोएट आइन, ETHANOATE, इथेनोएट आइन। तो इथेनोएट आइन सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये बन जाएगा सोडियम इथानोएट। ये नाम याद रख लेना, इस तरह से नेमिंग करेंगे इसकी। Na, अच्छा, अब ये जो चार्जेस है ना, मैंने Na के पे +1 और ये -1, ये दिखाने हैं आपको। ठीक है, ये दिखाने होते हैं फॉर्मूला में लिखे हुए। अच्छा चलो, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। मेरे पास ये इथेनोइक एसिड है CH3COOH, ये मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट हो रही है, तो अब क्या बनेगा, देखो हाइड्रोजन गैस तो बनेगी बनेगी, CH3COO नेगेटिव होगा इसका एनाइन, क्योंकि H निकल गया है तो CH3COO नेगेटिव हो जाएगा, और मैग्नीशियम जो होता है वो Mg+2 होता है, आपको पता है। इसको फॉर्मूला कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे +2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, वही कॉमन नंबर से जो डिवाइड है साइन वाला, तो ये 2 जो है ना वो इसके पास ब्रैकेट में आ जाएगा, तो इसको देखो हम यूं लिखेंगे, CH3COO, ब्रैकेट में लोगे इस पूरे को, यहाँ 2 लिखोगे और यहाँ मैग्नीशियम लिख दोगे।
अब हम लोग कैटाइन जो है वो हमेशा पहले लिखते हैं, एनाइन बाद में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने एनाइन पहले लिखा हुआ है, कैटाइन बाद में लिखा हुआ है, तो ये तरीका है लिखने का। और अगर मैं इसका नाम पूछूं तो नाम क्या बताओगे? मैग्नीशियम इथानोएट। सही है। कोई प्रॉब्लम किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? अच्छा चलो एक एग्जांपल और लो। अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास मिथेनोइक एसिड है, और वो रिएक्ट कर रहा है एल्यूमिनियम के साथ, एल्यूमिनियम मेटल के साथ, तो मुझे पता है एसिड व्हेन रिएक्ट विद मेटल्स दे फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब मिथेनोइक एसिड का क्या फॉर्मूला है? देखो अगर याद नहीं है ना फॉर्मूला इनके अभी तक, तो आपने जो है जनरल फॉर्मूला बना के याद रखना है। तो इसमें तो मिथेनोइक एसिड में COOH तो सब में आता है, और एक ही कार्बन होता है मीथेन में, तो एक कार्बन तो आपने यूज कर लिया, तो आप N की जगह जब 0 डालोगे तो ये फॉर्मूला क्या H रह जाएगा यहाँ पे। दिस इज मिथेनोइक एसिड, इट इज रिएक्टिंग विद एल्यूमिनियम Al, तो हाइड्रोजन गैस विल फॉर्म एज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स। एंड व्हाट अबाउट सॉल्ट? एल्यूमिनियम का हमें पता है चार्ज बनता है 3 पॉजिटिव। अच्छा इसमें से Q का जो है वो H निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? HCOO नेगेटिव। व्हाट अबाउट एल्यूमिनियम? एल्यूमिनियम जो है वो 3 पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, ठीक है, मतलब ये जो मेरा बना HCOO, और ये COOH का जो H है ना वो निकालना, ये पीछे वाला H नहीं निकाल देना, Q के साथ जो H है वो निकालोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। एल्यूमिनियम इज 3+, ठीक है, तो एल्यूमिनियम का जो 3 है ना वो ब्रैकेट में लेके यहाँ लिख दोगे एंड इट फॉर्म्स लाइक दिस। इसका नाम बता सकते हो क्या होगा? बता सकते हैं नाम? इसका नाम होगा एल्यूमिनियम मिथेनोएट। सही है, एल्यूमिनियम मिथेनोएट, क्योंकि ये मिथेनोइक एसिड से बना है। जो इथेनोइक एसिड से बन रहे थे वो इथेनोएट था, तो प्रोपेनोइक एसिड से बनेंगे वो प्रोपेनोएट हो जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं प्रोपेनोइक एसिड ले लूं, प्रोपेनोइक एसिड का फॉर्मूला बनेगा COOH और C2H। देखो एन, प्रोपेनोइक एसिड में 3 कार्बन होता है, एक कार्बन तो Q के साथ आ गया COOH, बचे 2 कार्बन C2 2 to the 4 + 1 5 C2H5। ऐसे फॉर्मूला आपने, फॉर्मूला मेकिंग आपने याद, मतलब सारे फॉर्मूले याद करने नहीं बैठ जाना, सीख लो बनाना, तो सेकंड लगते हैं बनाने में। अच्छा फिर इसको मैं रिएक्ट करा रहा हूँ लेट से सोडियम के साथ, तो C2H5 ये तो पूरा का पूरा ऐसे ही रहेगा, COO यहाँ पे नेगेटिव और सोडियम पॉजिटिव। सोडियम क्योंकि 1 होता है तो मैं ब्रैकेट डाल के यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये ब्रैकेट डाल के लिखने की जरूरत नहीं है। एंड हाइड्रोजन गैस, इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम प्रोपानोएट। ठीक हो गया। अच्छा अब इसका रिएक्शन 2 देखते हैं। बाकी जो एसिड है वो रिएक्ट करते हैं ना, जैसे हमारे पास HCl है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड से भी रिएक्ट करेगा बेस से, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी यहाँ पे बल्कि सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी जो है ना वो रिएक्ट करेंगे ऑक्साइड्स के साथ। कार्बोक्सिलिक एसिड भी मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करेंगे टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। अच्छा कार्बोक्सिलिक एसिड कोई भी, आप अब तुम में से कोई भी मुझे एग्जांपल दो कि कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड को कौन सी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराना चाह रहे हो, चलो जल्दी से बताओ। मुर्तजा, तंजील, अली रजा, हसन। कोई भी बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड नाम बताओ ना। इथेनोइक एसिड, थके नहीं हो इथेनोइक एसिड से बार बार? चलो मुर्तजा इथेनोइक एसिड कह रहे हैं,
तो इथेनोइक एसिड इज CH3COOH, मेटल ऑक्साइड इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये बन जाएगा CH3COO। तो चला गया, इसके साथ 2 इसलिए आएगा क्योंकि मैग्नीशियम +2 होता है। सही है। अच्छा, और हमारे पास यहाँ पे क्या बना, वाटर। सही है, इसका नाम क्या होगा मुर्तजा? मैग्नीशियम इथेनुएट। सॉल्ट तो वही बन रहा है ना? सही है। अच्छा, इसी तरह तीसरा रिएक्शन हमारे पास क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अपना एल्कली के साथ। जैसे अभी इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा ना, एसिड और एल्कली का रिएक्शन HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ये क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। तो ये वाला रिएक्शन भी करेगा, जो मिनरल एसिड्स करते हैं वो सारे रिएक्शन ये करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लूं ब्यूटेनोइक एसिड ले लेता हूँ इस बार। तो ब्यूटेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या है? एक कार्बन तो हो गया, बाकी ब्यूटेनोइक एसिड में 4 होने चाहिए, तो 3 बचे, 2 3 6 7 ब्यूटेनोइक एसिड। एल्कली मैंने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या हो जाएगा? C3H7COO नेगेटिव, Na पॉजिटिव, और क्या बना? वाटर। और ये क्या बना? सॉल्ट कौन सा? सोडियम ब्यूटानोएट। ठीक है, देखो 4 कार्बन है ना, एक कार्बन ये रहती नहीं है। इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट करेगा, और जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सिमिलरली कार्बोक्सिलिक एसिड भी ऐसे ही करेगा। अब मैंने लिया मिथेनोइक एसिड CH3COOH, और मेटल कार्बोनेट है, सॉरी ये पूरी नहीं लिखी मैंने, मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट में मैंने एग्जांपल ले ली कैल्शियम कार्बोनेट की। अगेन कार्बन डाइऑक्साइड, तो वाटर तो बनेगा बनेगा, साथ में सॉल्ट कैसे बनाओगे? देखो कैटाइन ये है, एनाइन किसका बना है? CH3COO नेगेटिव, और कैल्शियम है, कैल्शियम का 2 यहाँ पे